नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आपकी जीत हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की जो अपनी क्लास है वो टेंस की क्लास है। और उम्मीद करते हैं कि टेंस का अभी तक बेसिक पार्ट हमने आप सभी को सिखाया था और वो बेसिक पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बेसिक पार्ट में क्या क्या चीजें हैं और कितनी कितनी चीजें हैं और कैसे कैसे उन चीजों को आपको पढ़ना है। आपको ये बात को क्लियर हो गया था, ठीक है ना। अब एक बात बताना, अच्छा अगेन आप सभी का वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत है। और आपकी जीत हमारे साथ, ये हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट का, जिसमें आप सभी को 1K प्लस नोट्स और जॉब्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, डेली अपडेट्स, पीडीएफ्स, ये सारी चीजें आप सभी को मिलती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस या फिर कुछ मिनिमम फीस पर। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम जॉब एक्सपर्ट आप सबके लिए सबसे बेहतर एप्लीकेशन है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, जो कि आप सभी को इसकी वेबसाइट के साथ साथ आप एंड्रॉइड में भी प्राप्त कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, मेरा कंटेंट प्लस 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, ये सारी चीजें आप सभी को मिलने वाली है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में जो हम लोगों ने सीख लिया था वो अभी तक हम लोगों ने बेसिक वाला पार्ट सीख लिया है। बेसिक पार्ट हम लोगों ने सीख लिया है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट में हम सभी क्या सीखते हैं कि एडवांस पार्ट में हम सभी ये सीखते हैं कि आखिर क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में टेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि टेंस से संबंध रखते हैं। हमने कहा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में अपने आते हैं जो कि अपने टेंस से संबंध रखते हैं। तो अब एक बात बताना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो अपने टेंस से संबंधित होते हैं, यही चीज हम लोगों को पूछनी है, देखनी है टाइम एंड टेंस में। टाइम एंड टेंस में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कहां से, टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले। और टाइप नंबर 1 की अगर हम लोग आपसे बात करना चाहें तो टाइप नंबर 1 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो आप कहना भाई टाइप नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेशन रखती है। टाइप नंबर 1 ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेशन रखेगा। और सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। अगर आप सभी के मन में एक इच्छा हो कि गुरुजी क्या आप ट्रांसलेशन भी करवा देंगे, तो हमारा कहना है नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन करने की अब कोई नीड आपको इस स्टेज पर नहीं है। हम बात करते हैं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कह लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सभी कह लेना, इसमें जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये बात करना चाह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि आखिर यहां का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम बात ये करना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कौन सा स्ट्रक्चर और कैसे स्ट्रक्चर आप बनाते हैं। आप सभी को इस बात को ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आज हम लोग ध्यान देते हैं। देखो इसमें अगर हम बात करें तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात अलग अलग बात करेंगे हम सभी। पॉजिटिव अलग बात करेंगे, नेगेटिव अलग बात करेंगे, इंटरोगेटिव का बात हम लोग अलग अलग करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सुनो, आप ये कहेंगे कि अगर हम बात करें आपसे पहला सवाल कि रानी सिंग्स अ सॉन्ग, हमने ये कह दिया कि रानी गाना गाती है। ये वही है, बन जा तो मेरी रानी तुझे महल दिला दूंगा, ये वही वाली रानी है शायद। तो हमने क्या लिखा कि रानी सिंग्स अ सॉन्ग, रानी गाना गाती है। फिर हमने दूसरा लिखा सेंटेंस कि रानी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, रानी गाना नहीं गाती है। दूसरा लिखा कि रानी गाना नहीं गाती है। और तीसरा हमने लिखा कि डज रानी सिंग अ सॉन्ग, डज रानी सिंग अ सॉन्ग, क्या रानी गाना गाती है। और अगला फोर्थ नंबर का हमने लिखा कि वेयर डज रानी सिंग अ सॉन्ग, रानी गाना कहां पर गाती है। वेयर डज रानी सिंग अ सॉन्ग, रानी गाना कहां गाती है। अब एक बात कहना कि देखो ये क्या हो गया ना, ये अपना कैसा सेंटेंस हो गया, तो आप कहना कि ये हो गया एक पॉजिटिव सेंटेंस। फिर ये क्या हो गया, एक अपना नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
ये क्या हो गया? सिंगल इंटरोगेटिव, जिसे आप सभी क्लोज एंडेड के नाम से जानते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव हो गया। और ये क्या हो गया? डबल इंटरोगेटिव हो गया। और डबल इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें तो डबल इंटरोगेटिव को आप ओपन एंडेड के नाम से जानते हैं। डबल इंटरोगेटिव को आप किस नाम से जानते हैं? ओपन एंडेड के नाम से जानते हैं। तो आप सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर्स को नोट कर डालो, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो, कर लिया होगा आप सभी ने इस बात को। चलो, कर लिया आपने। अब आप ये बताएं कि अगर आपने इस बात को कर लिया है भाई मेरे, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं आप सभी को क्या बताना चाह रहा हूं। अब कहना सुनो, हमने कहा टाइप वन में क्या है कि टाइप वन आप स्ट्रक्चर समझ गए। टाइप वन में ये है कि देखो क्या होता है ना, टेंस की अगर हम आपसे बात करना चाहें तो अगर कभी कोई फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड आ जाए, जैसा कि हम सभी ने एडवर्ब में सीखा था। कौन कौन से? सुनो,
एडवर्ब में हम सभी ने ऐसा सीखा था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर हम आपसे बात करें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने ये बात को सीखी थी कि कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है। एक तो होती है डिफिनिट और एक होती है क्या, इंडेफिनिट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक होती है क्या, डेफिनेट, और एक होती है क्या, इंडेफिनिट। अगर मैं आपसे बात करूं डेफिनेट की, तो डेफिनेट कहने का मतलब यह हो गया कि अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, डेफिनेट की, तो डेफिनेट कहने का मतलब यह हो गया कि आप ऐसा कहना कि डेफिनेट की बात अगर हम कहना चाहें तो जैसे डेली हो गया, फिर एवरी डे, मंथ, वीक, ईयर, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया क्या, डेफिनेट हो गया। फिर अगर हम ये कहना चाहें वंस, ट्वाइस, थ्राइस के साथ, वंस, ट्वाइस और थ्राइस के साथ अगर कहना चाहें तो इसके साथ भी वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग। तो ये ऐसा आता है। अब आप क्या कहते हैं कि अब आप कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक होती है डेफिनेट टाइप की और एक होती है क्या, आपकी इंडेफिनेट टाइप की। अगर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के डेफिनेट टाइप की बात करें तो डेली, ये होती है डेली वगैरह, ये चीज होती है। अगर वहीं मैं आपसे इंडेफिनेट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो आप कहना कि इंडेफिनेट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती है, जैसे कहना यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, occasionally, generally, generally, sometimes, frequently। तो आप कहना कि अगर आपकी ये कभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, अब एक बात बताना, एक हो गई आपकी डेफिनेट टाइप की और एक हो गई क्या, आपकी इंडेफिनेट टाइप की। एक हो गई डेफिनेट टाइप की, एक हो गई क्या, इंडेफिनेट टाइप की। अब जो डेफिनेट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी होती है तो आप कहना कि किसी सेंटेंस के लास्ट में डेफिनेट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाई जाती है अगर वो डेफिनेट टाइप की है तो। लेकिन अगर वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कोई इंडेफिनेट टाइप की है तो आप कहना कि उसका यूज हम मेन वर्ब से पहले करेंगे या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करेंगे। हमने क्या कह दिया, क्या मेन वर्ब से पहले करेंगे या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से बीच में करेंगे। तीसरा हमने ये कह दिया कि टू बी के बाद करेंगे। और चौथा हमने ये कह दिया कि या तो यूज टू, हैव टू और आट टू से पहले करेंगे। यूज टू, हैव टू और कहां पर, आट टू से पहले करेंगे। तो आप कहना कि यूज टू, आट टू और हैव टू से पहले करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, टू बी के बाद यूज टू, हैव टू और आट टू से हम पहले करेंगे। ठीक है ना। चलो, बात समझ में आ गई है ये। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है मेरे भाई, तो आप कहना कि इनके साथ जो हम टेंस लगाते हैं वो कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बताने का काम करती है और फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ये कि जो आज होगा, कल होगा, परसों होगा, आगे आने वाले समय में भी होता रहेगा,
उसे ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब यह होता है कि जो आज भी होगा, कल भी होगा और आगे आने वाले समय में भी होता रहेगा, वही क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। उसे ही कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। क्या लगाते हैं उसके साथ, हम सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। क्या क्लियर हो गया? चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ऐसा करते हैं, टाइप नंबर वन पर आते हैं और टाइप नंबर वन देखें क्या लिखा गया कि वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरीडे। अगर हमने ये कह दिया कि अगर एवरीडे वर्ड को यहां से रिमूव कर दिया जाए तो क्या कोई एरर होगा? नहीं, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी नहीं तो किस टाइप का एरर, कोई एरर होगा ही नहीं। बट अगर एवरीडे वर्ड लगा है तो हाँ एरर है। अगर ये एवरीडे लगा हुआ है तो आप कहना कि फिर इसमें एरर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बताने का काम करेगा। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब बारंबार था, जो रेगुलर काम हो रहा है, अंग्रेजी सीखने का काम रेगुलर चल रहा है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस तो टेम्परेरली गोइंग ऑन एक्शन, एक डेफिनेट वैलिड होता है केवल डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए। तब आप कहना कि भाई ये बात गलत होगी और यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी लर्न इंग्लिश एवरीडे। वी लर्न इंग्लिश एवरीडे, ऐसा हमें लिखना होगा। हमें क्या लिखना होगा, वी लर्न इंग्लिश एवरीडे। चलो, कर लिया आप सभी ने। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया कि द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स इन द मॉर्निंग एवरीडे। अगर इन द मॉर्निंग एवरीडे अगर इसने मेंशन कर रखा है तो आप कह देना कि क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब क्या लिखना होगा, वाटर्स लिखना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा समझने वाला सवाल है कि ट्रैफिक जाम्स आर एन एवरीडे प्रॉब्लम इन सिटीज। एक बात समझना कि एक होता है आपका ये एवरीडे, एक होता है ये एवरीडे, और एक होता है ये आपका एवरीडे। अब क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, तो आप कहना हाँ डिफरेंस है। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, तो आप कहना कि हाँ डिफरेंस है। अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो वो है क्या डिफरेंस, तो आप कह देना कि भाई इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि इस पे कोई स्पेस नहीं और इसमें स्पेस है। अगला डिफरेंस क्या हुआ, तो अगला डिफरेंस ये हुआ कि ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और ये एक क्या है, आपका एडवर्ब है। ये रूटीन को बताने का काम करेगा, ये रूटीन को बताने का काम करेगा, और ये जो बताने का काम करेगा वो डेली को बताने का काम करेगा। यहां पर ये वाला जो वर्ड होगा ना एवरीडे, ये वेन का रिप्लाई होगा, ये वेन का रिप्लाई होगा। जबकि ये जो एवरीडे होगा ये व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, जो एडजेक्टिव को बताने का काम करता है उसका रिप्लाई होगा। ये एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, और एट्रीब्यूटिव यूज कहने का, एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहने का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ कोई नाउन लगना ही लगना चाहिए। अगर कोई नाउन आया हुआ है तो आप कहना कि एडजेक्टिव के फॉर्म में ये लगाएंगे जिसमें कोई स्पेस नहीं होगा। अगर कोई नाउन ना आया हो तो आप एवरी और डे अलग अलग लगाएंगे, ये लगाएंगे।
चलो कर लिया आपने। अब कहना कि भाई देखो एक बात समझो कि जो प्रॉब्लम लिखा गया है ना यहां पर ये क्या है, एक नाउन है, और ये जो एल लिखा गया ये क्या है, डिटर्मिनर की कैटेगरी में आएगा। इसके बीच में हमें कोई एडजेक्टिव रखना चाहिए, और एडजेक्टिव रखना चाहिए मतलब हमें एवरीडे प्रॉब्लम इन सिटीज ऐसा कहना चाहिए। एवरीडे प्रॉब्लम इन सिटीज हमें ऐसा कहना चाहिए इसे। अगला देखिए, वे आर यूजुअली प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। हमने कह दिया वे आमतौर पर पार्क में क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। दे आर यूजुअली प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, वे आमतौर पर पार्क में क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। यूजुअली वर्ड लिखा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए, तो हमें क्या कहना चाहिए, दे यूजुअली प्ले क्रिकेट इन द पार्क, वे आमतौर पर पार्क में क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इट इज यूजुअली रेनिंग हियर हैवली, तो आपके ना यूजुअली वर्ड आया तो हमें केवल लिखना चाहिए इट यूजुअली रेन्स, इट यूजुअली रेन्स हियर हैवली। मतलब यहां हैवली क्या होती है, वर्षा होती है। इट यूजुअली रेन्स हियर हैवली। कर लिया आप सभी ने। चलो आगे देखें, दे हैव सेल्डम मेड मिस्टेक्स। आप कहना कि एक बात बताना कि सेल्डम वर्ड लिखा है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो यूजुअली का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफन, मोस्ट ऑफन जो कि फ्रीक्वेंसी बताने का काम करेगा। फिर हमने कहा ऑफन का मतलब होता है क्या, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज। और यूजुअली ऑफन, और अगर एक वर्ड और अगर मैं इसे मैं नोट कर लूं, सर्डम, तो सर्डम का मतलब होता है क्या, ऑलमोस्ट नेवर। सर्डम का मतलब होता है क्या, ऑलमोस्ट नेवर। अब कहना आप सभी कि सर्डम वर्ड लगा है तो मैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दे सर्डम मेक मिस्टेक्स, मतलब वे मिस्टेक्स कभी नहीं करते। एक बात और समझना कि ये हाई फ्रीक्वेंसी को बताने का काम करती, मतलब ये कि ये रेगुलर काम इसमें होता रहता है। लेकिन जब सेल्डम वर्ड लगाते हैं तो फ्रीक्वेंसी तो ये भी बताती है, लेकिन ये साल 2 साल 3 साल में काम इसमें होता है, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी को बताने का काम करती है। किसको, लो फ्रीक्वेंसी को बताने का ये काम करती है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे देखें। क्या लिखा गया आगे, समझे सवाल को। सी इज रीडिंग अ न्यूज पेपर एवरी डे, सी इज रीडिंग अ न्यूज पेपर एवरी डे, तो क्या लिखेंगे, एवरीडे वर्ड लिखा गया, तो कहना कि इज रीडिंग नहीं होगा, सी रीड्स द न्यूज पेपर एवरी डे। फिर कहना सी हैज क्लीन्ड द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर, इन समर, एंड वंस अ वीक इन विंटर। फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि गर्मी में एक सप्ताह में 2 बार, और ठंडी में, विंटर में एक सप्ताह में 1 बार। अब कहना आप सभी यहां पर कि भाई ये तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और फ्रीक्वेंसी बताने के लिए कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक बात को पढ़ा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज क्या होती है, प्लूरल। अगर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस को अगर ऐड कर लिया जाए तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस को ऐड कर लिया जाए तो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। आपको ये बात याद रखनी है। चलो कर लिया आपने। अगला देखिए, कुछ टाइप नंबर 2। अब देखो टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 करना आपके लिए आसान है। अब टाइप नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, सुनो मैं आपको अगर बता दूं तो टाइप नंबर 2 में जो है
वेट वेट, टाइप नंबर टू में जो हम ये कहेंगे कि टाइप नंबर टू में ये कहा जा रहा है कि टाइप नंबर टू में जो हम बात करना चाह रहे हैं, आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी मान लो कि आपका काम हो रहा है, अगर एक्शन हो रहा है, अगर टाइप सॉरी, अगर कोई भी मान लो कोई फैक्ट दिया गया हो, वो किसी भी तरह का हो, वो मैथमेटिकल हो सकता है, वो जियोग्राफिकल हो सकता है, या फिर वो साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है। और जो फैक्ट होते हैं ना वो वेल प्रूवन होते हैं। अगर मैं बात करूं कि यूनिवर्सल ट्रुथ की, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, यूनिवर्सल ट्रुथ की, तो यूनिवर्सल फैक्ट अलग अलग तरह से हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो वो मैथमेटिकल फैक्ट हो सकता है, वो मैथमेटिकल फैक्ट हो सकता है, वो साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकता है, वो जियोग्राफिकल फैक्ट भी हो सकता है। वो क्या जियोग्राफिकल फैक्ट भी हो सकता है। तब कहना कि देखो मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, या क्या जियोग्राफिकल फैक्ट। अब कहना कि देखो ये जो फैक्ट होते हैं ना वेल नोन होते हैं। वेल नोन होते हैं कहने का मतलब वेल प्रूवन होते हैं। वेल प्रूवन कहने का मतलब अच्छी तरीके से सिद्ध किए हुए होते हैं। जैसे 2+2 = 4 ही होता है, मतलब ये ऑलवेज क्या होते हैं, एवर इफेक्टिव होते हैं। एवर इफेक्टिव है मतलब ये है कि ये ऑलवेज क्या होते हैं, अपनी इफेक्टिव होते हैं। और इन्हें कहना कि ये एवर इफेक्टिव होते हैं। और इनके साथ जो टेंस लगाना, अब लगाना वो कौन सा लगाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना। कौन से लगाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आप ये बताना कि पृथ्वी जो है हर चीज को नीचे की तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। पृथ्वी जो है वो हर चीज को क्या है, नीचे की तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। अगर पृथ्वी हर चीज को नीचे की तरफ आकर्षित करती है तो आप क्या कहते हैं। पृथ्वी जो है वो हर चीज को नीचे की तरफ आकर्षित कर रही, तो मतलब आप क्या कहेंगे, आप यही तो कहेंगे कि वो क्या है, एक वेल प्रूवन फैक्ट है। चलो कर लिया आपने। चलो कर लिया आपने।
अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो अब देखें सवाल। अब आप क्या लिखेंगे कि जैसे लिखा गया कि वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, एक फैक्ट है कि अब वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। अगर ये एक फैक्ट है, वो भी साइंटिफिक फैक्ट है, कैसा फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसके साथ टेंस कौन सा लगना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का लगना चाहिए, बॉइल्स। वाटर इज इवेपोरेटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर जो होता है वाष्पित होता है, ये भी एक फैक्ट है, और क्या लिखना चाहिए, एवेपोरेट्स कहना चाहिए। फिर हम लिखा द अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड, हमने कह दिया जो अर्थ है वो हर चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती, तो क्या लिखेंगे, इज अट्रैक्टिंग नहीं, अट्रैक्ट्स। द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, हर चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, एक क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अर्थ ग्रेविटेशन के कारण। एक जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर मतलब अर्धक जो होता है वो डिवाइड करता है किसी लाइन या किसी एंगल को दो बराबर भागों में। एक मैथमेटिकल फैक्ट है कि ये डिवाइड करता है कि अगर अर्धक डाल दिया जाए तो किसी लाइन या किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। टू पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, हमने कह दिया दो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेवर इंटरसेक्ट। क्या लिखना होगा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हमने कह दिया दो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, आप एक बात कहना, ये भी एक फैक्ट ही है, तो राइज इज राइजिंग नहीं, राइजेस कहना। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अगला देखना, द गंगा इज स्प्रिंगिंग मत कहना, स्प्रिंग्स कहना, SPRINGS, स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, गलत है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसा कहना होगा हमें। द सन हैज सोन बाय डे एंड द मून बाय नाइट, तो आप कहना हैज सोन गलत होगा, हमें साइंस लिखना होगा क्योंकि फैक्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। वाटर वॉज एसेंशियल फॉर लाइफ, एक फैक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, इज एसेंशियल फॉर लाइफ। द सन वॉज लार्जर देन द अर्थ, बिल्कुल सही है, एक फैक्ट है कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी से बड़ा है कौन, सूर्य बड़ा है। पृथ्वी से बड़ा है कौन, बड़ा है, सूर्य बड़ा है। टाइप नंबर थर्ड, ये आज के लिए अपना लास्ट टाइप होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो हमने आपसे चर्चा करके रखा है कि अगर कोई भी प्रोवर्ब आपका मिल जाए, क्या मिल जाए, अगर कभी भी आपके साथ कोई प्रोवर्ब आ जाए या कोई सेइंग आ जाए, प्रोवर्ब या सेइंग, सेइंग लोकल लेवल पर होती है, प्रोवर्ब ब्रॉड लेवल पर होती है, कहावतें, तो ये भी ऑलवेज एवर इफेक्टिव होती हैं, मतलब ऑलवेज सच होती हैं, जैसा पहले कहा गया, जैसा पहले प्रोवर्ब था वैसा ही होगा, कभी भी बदलेगा नहीं। तो इसके साथ भी क्या लगाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना, इसके साथ भी क्या लगाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना, ठीक है ना। प्रोवर्ब के साथ भी वो प्रोवर्ब या सेइंग हो और टेंस क्या लगाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना। तो अब क्या कहोगे आप सभी, आप ये कहोगे कि ऑनेस्ट, गलत ही, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्टी था, ऑनेस्ट वॉज द बेस्ट पॉलिसी कहना गलत होगा, हमें कहना पड़ेगा क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। एन एप्पल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे, तो आप कहते हैं कि अगर आप प्रतिदिन एक एप्पल खाते हैं तो डॉक्टर आपसे दूर रहता है, कहने का मतलब ये कि बीमारियां आपको नहीं होती है, तो क्या लिखना होगा, कीप्स द डॉक्टर अवे। फिर आगे क्या है, अ मैन वॉज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, हमने कहा एक व्यक्ति हमेशा अपनी संगति से पहचाना जाता है, जो कि प्रोवर्ब है, इस लगाओ। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, हमने कह दिया कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, एक फैक्ट है, इंडिफरेंट बनेगा, सही है। अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, हमने कहा एक बैड कारपेंटर अपने टूल्स के साथ लड़ता है, एक फैक्ट है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में है, बिल्कुल सही है। अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, हमने कह दिया कि 9 नगद न 13 उधार, इसी के लिए एक सिमिलर प्रोवर्ब है, आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, जिसे कहा जाता है क्या, 9 नगद न 13 उधार। तो अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, तो बिल्कुल अपना कहना सही है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। इट विल टेक टू मेक अ क्वेरल, कहने का मतलब क्या कि इट विल टेक टू मेक अ क्वेरल, कहने का मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो आप कहना गलत होगा, हमें फैक्ट होगा, टेक से लिखना चाहिए। स्लो एंड स्टडी वोन द रेस मत कहना, विंस द रेस कहना, आप क्या कहेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कहने का मतलब क्या, धीरे और निरंतर चाल क्या करती है, हमेशा आपको जीतने देती है, हमेशा आपको जिता देती है।
तो आप ये बताएं कि आज हमने जो क्वेश्चंस की आप सभी से बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवालों की बात की, बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों की बात की। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में आपको यहीं तक रखता हूं और फिर अगेन हम लोग अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग अपनी क्लास को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने आपको करवा दिया है, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही और अगेन मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। और देखो, पढ़ते हुए जाना, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होगा तो बता देना। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगी, कोई कंफ्यूजन आपका, क्योंकि सारी चीजें मेरे को लगता है आप सभी को समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।